Good morning and thank you madam. Thank you very much for that great inspiring story. इनफैक्ट एक कुछ थोड़े से मिनट में एपीजे सर के बारे में इतना सब कुछ कहना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, लेकिन उनकी एक एक छोटी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग करती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ग्रेट स्टोरी। एंड दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक भी एक 30-40 मिनट के वेबिनार में पूरी तरह से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये टॉपिक समझना उतना ही जरूरी है। आज हमारे परिवार के सभी जो एंटरप्रेन्योर है, सभी जो उद्योजक है, उनको इस बारे में मालूम होना जरूरी है, ताकि आज मैं कुछ ग्रॉस चीज आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप उसको समझे और उसके बारे में पढ़ाई चालू करें। दोस्तों इकोनॉमी यानी किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, अभी आर्थिक स्थिति यानी हमें इस हमारे देश की इकोनॉमी को आप एक परिवार की इकोनॉमी की जैसे भी देख सकते हैं। हम अगर किसी का परिवार हो और इसकी इनकम पूछनी हो तो हम लोग क्या पूछते हैं कि आपकी कितनी सैलरी है या कितना कमा लेते हैं आप महीने में। वैसे सेम होता है इकोनॉमी में। दुनिया किसी देश की इकोनॉमी यानी उस देश कितना कमाता है साल में, और ये जरूरी होता है कि इकोनॉमी को समझना, ताकि ये पता चले कि कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, कौन सा सेक्टर है जो काम कर सकता है अच्छा और उसको सपोर्ट देने की जरूरत है। दो देशों की इकोनॉमी अगर हम लोग देखें तो ये पता चलता है कि कौन सा देश बेहतर काम करता है। इस इकोनॉमी में कुछ शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी ये जो शब्द है ये इसीलिए यूटिलाइज होता है कि उस इकोनॉमी में उस देश की जो इनकम है वो कितनी बड़ी, न्यूमेरिकल कितनी बड़ी, क्वांटिटेटिव कितनी बड़ी। लेकिन दूसरा एक जो शब्द है उसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ उनकी इनकम, उस देश की इनकम कितनी बड़ी, इसके बारे में नहीं बात करते, तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव उस पूरे देश की इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें सिर्फ इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ पैसे नहीं, तो उसके साथ सोसाइटी, उसके साथ आजू बाजू के जो इश्यूज है उसको कैसे हम लोग बेहतर करते हैं, लोगों का जीना हम लोग को कैसे बेहतर करते हैं, उसका काम होता है इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो दोस्तों ये नेशनल इनकम, ये किसी भी देश का इनकम कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो किसी भी देश में किसी भी देश में वस्तु और सेवा जो तैयार होती है, उस वस्तु और सेवा का जो मूल्य होता है उसे हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। तो हमारे देश का जो नेशनल इनकम है वो, और किसी भी देश का नेशनल इनकम, वो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में उसका मेजरमेंट होता है, उसका कैलकुलेशन होता है और वो फिर हम लोग प्रकाशित करते हैं। और इसमें दो तरह के इनकम होते हैं। एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी यानी क्या, तो उस देश के जितने भी नागरिक हैं वो सब नागरिक मिलके जितने भी वस्तु और सेवा का तैयार करते हैं उसके मूल्य को बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चाहे वो देश के नागरिक दूसरे देश में हो या चाहे बाहर हो, चाहे हमारे देश के कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो बाहर के देश में जाके नौकरियां कर रहे हैं, वहां सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने लिए कुछ सर्विस तैयार कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उससे वैल्यू तैयार कर रहे हैं, तो वो पूरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा होता है। इसके दूसरे ऐसे दूसरा जो वर्ड है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। जीडीपी यानी क्या, तो उस देश के बाउंड्री में जितना भी वस्तु और जितना भी सेवा का आपने तैयार किया उस पर्टिकुलर पीरियड में, उसे कहते हैं हम लोग जीडीपी। और वो पर्टिकुलर पीरियड क्या है जो पूरी दुनिया में उसको यूज करते हैं, तो वो पीरियड है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यानी वो पीरियड है आर्थिक वर्ष। उस आर्थिक वर्ष में किसी भी देश ने अपने देश के अंदर, अपने देश के बाउंड्री के अंदर कितने वस्तु और सेवा को निर्माण किया और उनका एकत्रित मूल्य होता है जीडीपी। और यही जीडीपी होते हैं कि जो बाकी के देश के साथ कंपैरिजन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक
ये हमने देखा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरा होता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब आपने तैयार किया 100 चीजें, लेकिन जब कितने चीजें ग्राहकों को एक्चुअली आप दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए या बेच रहे हैं, उसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी जितना भी माल, जितने भी सेवाएं आप तैयार कर सकते हैं, तो उसमें कुछ चीजें खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, उसे कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो जितना भी ग्रॉस वैल्यू होता है माइनस डिप्रिसिएशन इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। सिंपल है ना, कि अगर हमने अपने खेतों में कुछ माल तैयार किया और वो मार्केट में लेके जाने तक कुछ 2-3% माल वो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है, कुछ कटाई में चला रह जाता है, तो जो खेतों में उगा वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो मार्केट में पहुंचा वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक होता है पर कैपिटा जीडीपी, यानी ये कि जो इनकम आपने कमाया, तो आपके देश में कितने सारे लोग हैं, तो इनकम डिवाइडेड बाय इतने सारे लोग, इसका मतलब प्रति व्यक्ति आपने कितना कमाया, और उसे हम लोग कहते हैं पर कैपिटा जीडीपी। और एक चीज है जो लोग बात करते हैं, वो है परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी आपके देश में लोगों की क्रय शक्ति कितनी है, लोगों के पास जितनी पैसे उसमें से वो क्या क्या खरीद सकते हैं, और या उनको अगर जीना है, उनको जो लिविंग उनका स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करने के लिए उनको कितने पैसे लगते हैं। और ये परचेसिंग पावर पैरिटी यानी वो देशों के अंदर जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी अमेरिका में आप समझिए कि एक पानी की बोतल है वो $1 में मिलती है, हमारे यहाँ $1 से यानी 75 रुपीज, 75 रुपए, लेकिन हमारे यहाँ पानी का बोतल 20 रुपए में मिलता है। तो परचेसिंग पावर पैरिटी यानी 1 से 20, 1 से 75 नहीं। दोस्तों, हमारे देश की इनकम की अगर हम लोग बात करें, पूरे देश की इनकम जीडीपी की बात करें, तो हमारा कितना नंबर है, कौन सा क्रमांक है, तो हम लोग 5वें स्थान के ऊपर है। यानी सबसे ज्यादा वैल्यू या पैसे कमाने वाला देश, इनकम रहने वाला देश अगर हम लोग देखें, तो हम लोग पूरे लिस्ट में पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे है। लेकिन अगर हम यही प्रति व्यक्ति हमारी इनकम कितनी है इसके बारे में देखें, तो प्रति व्यक्ति हमारी इनकम से हमारा स्थान वो बहुत पीछे 128 का है। दोस्तों, वैसे ही परचेसिंग पावर पैरिटी में यानी हमारे यहाँ के सभी लोग मिलके कि उनकी कितनी क्रय शक्ति है, हम लोग कितना माल खरीद सकते हैं, कितना कंज्यूम कर सकते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो हम लोग दुनिया में तीसरे नंबर पे है, तीसरे स्थान के ऊपर है। इसका मतलब पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मार्केट हमारा देश है। इसीलिए सभी कंपनियां आती है और यहाँ बिजनेस करने की कोशिश करती है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं यहाँ, सभी तरह के लोग हैं, और उनका माल वो आसानी से बेच सकते हैं, इतनी कैपेसिटी हमारे देश में, और इस पे हम लोग थर्ड है। लेकिन इसके आगे जाके अभी यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया में एक पहल है। दुनिया समझती कि ये सिर्फ पैसे कमाना ये डेवलपमेंट का इंडेक्स नहीं है। तो अगर विकास को पूरी अच्छी तरह से देखें, तो वहां के लोग कैसे हैं, वो कैसे जीते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जीडीपी से बेहतर जो इंडेक्स है उसको समझा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI। अब इस HDI में क्या होता है, इसमें प्रति व्यक्ति आपका इनकम कितना वो भी आता है, लेकिन उसके साथ आता है कि अगर आपके देश में कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है, कोई बच्चे का जन्म होता है, तो कितनी साल वो जिएगा, यानी आपके देश में लोग कितने साल तक जीते हैं। दूसरा, आपके देश में जो लोग हैं उनकी शिक्षा का स्तर कितना है, ये दो चीजें इसमें आती है। और पूरी दुनिया में HDI को बहुत ज्यादा तरह से के लोग देखते हैं। और HDI में अगर हमारे देश की बात करें, तो हमारा देश का जो रैंक है, जो नंबर है, वो 131 है, जिसे हमें बेहतर बनाना है। लेकिन इसके भी आगे जाके अब एक नए इंडेक्स की बात हो रही है, और नए इंडेक्स के बात के ऊपर थ्रस्ट हो रहा है, और वो क्या है कि हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स। यानी आपके देश में जो लोग रहते हैं वो कितने खुश है, वो कितने जीते हैं, अगर आप खुश होंगे तो ज्यादा जिएंगे, और आपके यहाँ लोगों में कितनी समानता है, ये 3 चीजें देखते हैं। और ये सब करते करते आपने अपने पर्यावरण का कितना ख्याल रखा है, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो जितना भी आपने पर्यावरण को नुकसान किया है उसको डिवाइड करते हैं।
तो दोस्तों ये आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप पैसे कमा रहे हैं, हम लोग जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो पैसे आते ही है, लेकिन पैसे कमाते कमाते आप लोगों को कितना खुश कर रहे हैं, उनका कितना केयर कर रहे हो, उनको उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बना रहे हो, और एट द सेम टाइम आप अपने पर्यावरण का, आजू बाजू का कैसे ख्याल रख रहे हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आज के तारीख में प्रोजेक्ट जो बनते हैं, बिजनेस के प्रोजेक्ट हम लोग लगाते हैं, जो ट्रिपल लाइन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी ट्रिपल लाइन प्रोजेक्ट यानी क्या? तो ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक आरओआई, यानी मुझे पैसे कितने मिलेंगे इसके बारे में नहीं सोचा जाता, तो इकोनॉमिक आरओआई के साथ सोशल आरओआई, यानी मैं करने के साथ मेरे समाज को कैसे बेहतर बना सकता हूं उसके बारे में भी सोचा जाता है, और एनवायरमेंटल आरओआई, यानी वो प्रोजेक्ट करने के बाद मैं कैसे पर्यावरण का भी ख्याल रखूंगा, ये भी उसमें बात करते हैं, वो इसमें होता है। एमसीएल के सभी प्रोजेक्ट्स, चाहे वो ग्राम पंचायत के हो, चाहे वो तहसील के हो, कौन से भी लेवल के प्रोजेक्ट, ये सभी ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट्स। और मैं आपको एक बताता हूं कि जितने पैसे हम लोग कमाएंगे उससे कई ज्यादा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो सोशल और एनवायरमेंटल स्तर के ऊपर है। और ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये भी एक इंडेक्स दुनिया में तैयार हुआ है, और इसमें पूरी तरह से सभी चीजों को देखते हैं कि जब आप डेवलपमेंट करते हो, आपकी अर्थव्यवस्था को बेहतर करते हो, तो आपके लोगों की हेल्थ कैसी है, और हेल्थ यानी फिजिकल नहीं, तो मेंटल हेल्थ कैसी है, उनकी एजुकेशन कैसी है, उनका कल्चर कैसे है, आप पर्यावरण का कितना ख्याल रख रहे हो, गवर्नेंस कैसी है, गवर्नमेंट कैसी चलती है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये पूरी चीज इसमें आती है। दोस्तों हमारे यहाँ स्टेट में, हमारे देश में इतने सारे स्टेट्स है या राज्य, सब राज्य अपने उनका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग बोली भाषा, सब कुछ है। इन सब स्टेट्स का भी, इन सब राज्यों का भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई हर साल कैलकुलेट होता है, और इस पे नजर रहती है कि कैसे हम लोग इसको बेहतर बनाएं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन नंबर 1 पे, इस एचडीआई में नंबर 1 पे जो राज्य है उसका नाम है केरला। केरला एक ऐसा राज्य है कि जिसका इनकम बाकी के राज्यों में कम है, बहुत कम उसका इनकम है। केरला में अगर आप देखोगे तो प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो भी कम है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला बहुत आगे, क्योंकि वहां एजुकेशन अच्छी है, वहां पैरिटी, समानता अच्छी है, वहां वुमन एम्पावरमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों इस तरह के डेवलपमेंट का उद्देश्य आज हमारा है। तो अगर हमारी इकोनॉमी को बेहतर करना है, इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, तो इसकी प्लानिंग कौन करता है? कौन नहीं डिसाइड करता है कि किस सेक्टर को हम लोग ज्यादा महत्व देनी चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, किस सेक्टर को ज्यादा पोटेंशियल है, और उसके हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए? तो उसका नाम है नीति आयोग। दोस्तों आजादी के बाद प्लानिंग कमीशन थे। प्लानिंग कमीशन हर 5 साल के लिए एक पंचवार्षिक योजना बनाती थी, और हमने अभी तक ऐसे 13 पंचवार्षिक योजना देखी। 2015 के बाद अभी यही काम नीति आयोग कर रही है, और इस नीति आयोग ने एक 15 साल का डॉक्यूमेंट बनाया भारत के लिए, विजन डॉक्यूमेंट, 2017-18 से लेके 2032-33 तक। ये 15 सालों में हमारा भारत देश कहा जा सकता है, उसका विजन क्या हो सकता है, इकोनॉमी कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या काम करने चाहिए, उसका एक विजन हमने तैयार किया है। और उसके हिसाब से जो भी अभी स्कीम्स, नई नई योजना आ रही है, जो भी नए नए बदलाव हो रहे हैं, इस विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमारे माननीय पंतप्रधान इसके चेयरमैन होते हैं, और पहला जो प्लानिंग कमीशन था उसमें भी जो चेयरमैन थे वो माननीय पंतप्रधान ही थे। अभी कैसे इनकम तैयार होती है, जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि आपकी मंथ की कितनी सैलरी, सॉरी मंथ, आपके परिवार का कितना इनकम है, तो परिवार में कौन कैसे इनकम कमाता है? तो परिवार में कोई नौकरी करता है, या कोई बिजनेस करता है, किसी की दुकान होती है, कोई बिजनेस करता है तो कोई किसी चीज का उत्पादन करता है, नहीं तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सॉरी लॉयर वगैरह होते हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं। तो इस तरह से किसी भी परिवार का इनकम जुटता है। वैसे हमारे देश का जब इनकम हम लोग उसकी बात करते हैं तो 3 डिफरेंट सेक्टर्स है जिसकी वजह से हम हमारा भी इनकम जनरेट होता है। आइए देखते हैं इस सेक्टर्स को। पहला जो सेक्टर है वो है प्राइमरी सेक्टर।
प्राइमरी सेक्टर यानी वो सब सेक्टर, वो सब बिजनेसेस, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो नेचुरल रिसोर्सेस है उससे लग के होती है। ये कुदरत में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस डायरेक्ट है, उससे डायरेक्ट जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उसे हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर। अभी इस प्राइमरी सेक्टर में नंबर 1 जो चीज है वो कृषि। और कृषि में सिर्फ कृषि यानी खेती नहीं है, तो उसके साथ पशुपालन, मछली पालन, ये सभी चीज, जो भी चीज कृषि से होती है, खेती से होती है, वो सभी चीज इसमें होती है। और उसके साथ आते हैं माइनिंग। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर यानी पूरी जो सभी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो इसमें आती है। सभी तरह के मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ इस सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और थर्ड सेक्टर जो है वो है टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। अभी सर्विस सेक्टर ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर्विस सेक्टर में हम समझ सकते हैं कि ये पूरा हेल्थ केयर, पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हम लोग देखते हैं, हम लोग दुकानों में जाते हैं, ये पूरा रिटेल सेक्शन, पूरी जो सेवा है, जो वकील, जो कोई भी एक्सपर्ट हमको देते हैं, ये टूरिज्म, ये सब कुछ आता है सर्विस सेक्टर में। और हमारी जो इनकम है, पूरे देश की इनकम, इस देश के इनकम में सभी सेक्टर्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है, फर्स्ट सेक्टर है, उसका 20% कंट्रीब्यूशन है। जो सेकेंडरी, जो इंडस्ट्रीज का सेक्टर है, उसका लगभग 26% कंट्रीब्यूशन है। और जो सर्विस सेक्टर है, जिसमें सर्विसेज हम लोग देते हैं, वो ऑलमोस्ट 54% इतना से उसका कंट्रीब्यूशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर से। दोस्तों, एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हजारों सालों तक हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था थी। हमारी अर्थव्यवस्था थी कि जहां पूरी दुनिया का जितना इनकम था ना, 30% से ज्यादा इनकम हम हमारे से आता है, हमारे देश से आता था। और इसका एक ही कारण था, और वो था कृषि, वो था खेती। और इस खेती से रिलेटेड सब कुछ, यानी पशुपालन, मछली पालन, और जो कुछ सब कुछ आता है, ये सब चीजें इस एग्रीकल्चर में आती, इतना बड़ा ये। और अगर आप अंग्रेजों के बारे में भी देखेंगे तो अंग्रेजों ने 400 साढ़े 400 साल क्या किया, तो उन्होंने खेती के ऊपर ही फोकस किया। उन्होंने खेती के ऊपर ही वो रॉ मटेरियल तैयार किया, जो रॉ मटेरियल वो अपने फैक्ट्रियों में लेके गए। उन्होंने देखा, चाहे वो चाय कॉफी से लेके कॉटन हो, चाहे वो इंडिगो इंक हो, जो भी चीज है उन्होंने यहां से लेके वहां गई। उन्होंने पूरा चीज, उनके दिनों में भी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो फोकस थी एग्रीकल्चर के ऊपर। अभी जैसे आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद हम लोगों ने समझा कि नहीं, हमें इंडस्ट्रीज भी डालनी चाहिए। लेकिन फिर भी आज भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हमारी इकोनॉमी में कुछ है तो वो है एग्रीकल्चर। दोस्तों, इन सारे सालों में, यानी आजादी के बाद इतने सारे सालों में, जितने भी पंचवार्षिक योजना हमने किए, जितने भी बजट हमने किए, जिस पंचवार्षिक योजना में जिस साल में हमें अच्छी खेती हुई, कि अच्छी कृषि हुई, उन दिनों हमारा पूरा ओवरऑल जो पूरा इकोनॉमी था वो बेहतर बनता है। तो हमारा खुद का अनुभव है कि भले कितने भी सेक्टर हो, लेकिन जहां जहां जब जब हमने कृषि में अच्छा काम किया, हमारी पूरी इकोनॉमी बेहतर बनी है। और इसके बहुत सारे कारण भी है। सबसे पहले कारण जो हम लोग देख रहे हैं कि आज भी लगभग 20% जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से, कृषि से आता है। लेकिन इससे ज्यादा महत्व यह है कि हमारे देश में जितनी आबादी है, उस आबादी से आधे से ज्यादा आबादी, 54.5%, इतने सारे जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी आती है इस कृषि से। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के लिए, इस मासेस के लिए अच्छा काम करें, उनको अच्छे इनकम करा के दे, उनको अच्छी रोजी रोटी करे, उनके जो जीवन स्तर है उसको बेहतर करे, एजुकेशन बेहतर करे, तो हमें फोकस करना पड़ेगा इस एग्रीकल्चर के ऊपर। क्योंकि इतने सारे लोग आज के तारीख में भी इस एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा हम इतने सारे लोगों को, हम हमेशा कहते हैं कि भारत में लेबर फोर्स ये हमारी ताकत है, हमारे देश की ताकत है।
हमारे देश में जितने भी कामगार हैं, जितने भी मजदूर है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं, और ये बहुत बड़ी ताकत है जो किसी देश के पास नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितने भी कामगार हमारे पास है, जितने भी मजदूर हमारे पास है, उसमें से 93.4% ये जो मजदूर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। यानी उनके पास ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना उनको डिफरेंट सेक्टर है, ना कोई डिफरेंट काम है कि आपको यही काम करना है, सब कुछ नहीं है, अनऑर्गेनाइज है। और इस 93.4% जो हमारे मजदूर है, कामगार है, जो अनऑर्गेनाइज है, उसमें से 90% जो लोग है वो काम करते खेती में। तो सोचिए, इतने बड़े पैमाने में ये सभी लोग जिनकी रोजी रोटी है, ये सब डिपेंडेंट है कृषि के ऊपर। लगभग 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है। दोस्तों, इसके अलावा इतने सारे लोगों को खाना खिलाना ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजिंग चीज है। हमारे यहाँ 130 करोड़ से ज्यादा आबादी है, ये इनको खाना खिलाने का काम भी हमारा एग्रीकल्चर करती है। लेकिन इतना ही नहीं, सिर्फ खाना नहीं खिलाते हम लोग, तो इसके आगे एक्सपोर्ट करते हैं। पूरी दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर का, उसमें से 2.5% एक्सपोर्ट वर्ल्ड का हमारे कृषि करते हैं। तो सोचिए, हमारा वो जो सेक्टर है वो इतने सारे लोगों को, आबादी को खाना तो खिलाता है, ऊपर से एक्सपोर्ट में पूरी दुनिया में 2.5% हम लोग करते हैं। इसके आगे जाके मैं आपको बोलता हूं, ये पूरी जो इंडस्ट्री है ना जो हमारे देश में, वो भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। कैसे? तो जिस साल में अगर 1% अगर एग्रीकल्चर में उसका आउटपुट या प्रोड्यूस बढ़ा, तो पूरी इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्री जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसमें 0.5% उसमें इफाजा होता है, वो भी उसकी ग्रोथ होती है। जो भी जीडीपी है, हमारे देश की जो इनकम है, उसमें 0.7% बढ़ती है, वो इजाफा होता है। तो दोस्तों, सिर्फ एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट इतनी सारी चीजें जो बढ़ती है। इसके अलावा अगर 40 करोड़ तो लोग हैं, लेकिन जो उस पर डिपेंडेंट है वो 54% है। इतने सारे लोगों में अगर आप इनकम अच्छे एग्रीकल्चर की वजह से अगर उनकी इनकम जाएगी, तो वो जाहिर है कि उनके कुछ पैसे वो बैंकों में रखेंगे, और बैंकों में अगर पैसे बढ़े तो बैंक वही पैसे फिर बिजनेसेस में, बाकी के इसमें देंगे। तो ये पूरा जो सेक्टर है, अगर उसको हम लोग बेहतर करें, तो पूरे देश के इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन का काम भी ये सेक्टर करेगा। इवन अगर 1% हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का इनकम बढ़ता है हमारे देश का, तो क्या आपको पता है कि 8,500 करोड़ हमारे देश में निवेश होता है। अब ये कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, लेकिन ये फैक्ट है। तो दोस्तों, आज भी अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी को बेहतर बनाना है, अगर ये इकोनॉमी पूरी एक गाड़ी है, तो उसका इंजन, क्योंकि उसके बिना गाड़ी चलेगी ही नहीं, उसका इंजन है हमारा एग्रीकल्चर, प्राइम मूविंग फोर्स। जब से हमने आजादी की, हमने बाकी की सब चीजें देखी, लेकिन वो इतना सब आजादी के 60 साल के बाद भी पता चला गवर्नमेंट को, अगर प्राइम मूविंग फोर्स कुछ है तो वो है हमारी कृषि, हमारा एग्रीकल्चर, और ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। दोस्तों, दूसरा जो सेक्टर है वो है इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर में वो सभी मैन्युफैक्चरिंग जिसको आप सोच सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, जिसमें सभी तरह के इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, कंस्ट्रक्शन, सब 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 ये इंडस्ट्री सेक्टर में आता है। हमारे देश ने इस इंडस्ट्री को लेकर कई सारी पॉलिसीज तय, क्योंकि आजादी जब मिली तब हमें 400 450 सालों का एक अनुभव था कि ये सब जो लोग बाहर से आते हैं बिजनेस करने, वो बिजनेस सिर्फ नहीं करते, तो ये क्या करते हैं, पूरे हमारे देश को या पूरे हमारे जो संस्था है उनको रूल करते हैं। तो भारत ने आजादी के बाद क्या सोचा कि हमें जो अभी बिजनेस करने हैं ना, जो फैक्ट्रियां डालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेस्ट्रिक्टिव ऐसे बिजनेस करेंगे, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे बिजनेस करने की। इसलिए पहली जो पॉलिसी बनी वो 1948 में बनी, और उन्होंने वहां सरकार ने ऐसा कहा कि हम मिश्र इकोनॉमी रहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी रहेंगे। उसमें कुछ सेक्टर जो है वो केंद्र सरकार करेगी, उनके लिए रिजर्व रहेंगे, कुछ सेक्टर जो है वो राज्य सरकार करेगी, उनके लिए रिजर्व रहेंगे, और कुछ हम लोग खुले छोड़ देंगे। फिर दूसरी पॉलिसी आई 1956 में, क्योंकि उनको पता चला कि वो काम करने के बाद कि क्या बेहतर है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो 1956 में दूसरी पॉलिसी आई तो वो सब कैटेगरी चेंज हो गई, उन्होंने कैटेगरी बदल दी।
बाद में 1977 में और एक पॉलिसी आई। उसके बाद जो पॉलिसी आई वो है 1980 की। भारत को जैसे अनुभव आते गए उस तरह से उन्होंने अपने पॉलिसीज में चेंज किया और उसको बेहतर बनाने की कोशिश। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी आई उसके बाद 1980 के बाद वो थी 1991 की पॉलिसी। दोस्तों आज हमारी इकोनॉमी जिस लेवल पे है, जैसे हम लोग आजू बाजू हमारे बिजनेसेस हो रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप समझते हो हमारी इकोनॉमी को, जो भी इकोनॉमी आज के दिन में चल रही है वो चल रही है सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिसी की वजह से। ऐसा समझे कि हमारा जो आजादी बाद का जो हमारे पूरी अर्थव्यवस्था का इतिहास है उसको दो फेज में हम लोग डाल सकते हैं। एक इस पॉलिसी के पहले का इतिहास और इस पॉलिसी के बाद का इतिहास। इतनी इंपॉर्टेंट वाटरशेड ऐसी ये पॉलिसी है। और ये पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 1991 में हम लोग बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस में थे। हमारे ऊपर इस अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना बड़ा संकट था, आप सोच नहीं सकते। हमारे यहाँ जो उद्योग थे वो काम अच्छे कर नहीं रहे थे और हम लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहा था। 85 के बाद ये कंडीशन तो बहुत और वर्स होती गई। हम लोग बहुत ज्यादा बाहर से पैसा इंपोर्ट मंगाते थे, बहुत कम बाहर बेचते थे और इसके वजह से फिर ऐसी एक सिचुएशन आ गई 1991 में कि हमारे पास पैसे ही नहीं बचे। किसी भी घर की जैसी परिस्थिति होती है ना, आप सोच नहीं सकते कि हमारे पास सिर्फ इतने पैसे थे कि हम लोग सिर्फ 3 हफ्ता आगे देश चला रहे हम लोग और आगे के 3 हफ्ते के लिए सिर्फ जो पेमेंट करने थे सिर्फ उसके लिए पैसे थे, उसके पैसे ही नहीं थे। मूडी जो इंटरनेशनल एजेंसी, उन्होंने हमारी जो रेटिंग है वो इतनी नेगेटिव कर दी कि सभी जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अपने अपने पैसे निकाल दिए। कुछ भी पैसे गवर्नमेंट के पास नहीं थे। इतना डिफिकल्ट टाइम था कि वहां तब के जो पंतप्रधान थे वो बजट भी वह सादर नहीं कर पाए। उस टाइम बजट कुछ नहीं था, पैसा ही नहीं था। गवर्नमेंट पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। चंद्रशेखर साहब उनको जाना पड़ा और इसी में आ गए ये दोनों दोस्तों, पीवी नरसिंह राव। जून 1991 में ये आ गए। ये पंतप्रधान करके आए और इनके साथ जो अर्थमंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह जी। ये दोनों ने पहले आने के बाद जो कुछ पढ़ाई की, जो कुछ काम किया, सिर्फ 8 दिन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और पूरी दुनिया को बताया कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। और उन्होंने जो किया, आज की जो पूरी इकोनॉमी है उसके रिफॉर्मर्स है ये दोनों दोस्तों। उन्होंने किया एलपीजी यानी उदारीकरण, खाजगीकरण और जागतिकीकरण। और फिर उन्होंने बोला कि चलो आप आते हैं और हम लोग इसको बेहतर बनाते हैं, बिजनेस करते हैं। और इस तरह से फिर बिजनेस चालू हुए। आज की तारीख में भी जो सबसे ज्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, यानी एक ऐसा टाइम था कि जैसे हमारे घर में जो संकट आता है ना, हमारे पास भी ऐसा समझे कि देश के ऊपर जो 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 परिस्थिति थी वो हमारे घर परिवार पे भी हो सकती है। मैं परिवार का एग्जांपल दे रहा हूं अभी। तो अगर ऐसा समझे कि परिवार में राशन ही नहीं है, 3 हफ्ते के लिए सिर्फ राशन है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सोना गिरवी रखते हैं। वैसा सोना हम लोगों ने गिरवी रखा था। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। हम लोगों ने बैंक ऑफ इंडिया, बाकी के बैंक को एयरलिफ्ट कराया सोना और गिरवी रखा था। ऐसी परिस्थिति हमारी थी। और उस परिस्थिति से लेके आज की परिस्थिति है कि हमारे पास बहुत बड़ा हाईएस्ट एवर ऐसा रिजर्व आज हमारे पास। तो ये सब उस पॉलिसी की वजह से है। और जो सेक्टर्स अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसमें से नंबर 1 जो पहला सेक्टर है वो है आयरन एंड स्टील। दुनिया में दूसरे स्थान पे हम लोग हैं। सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील हम लोग बनाते हैं और आयरन एंड स्टील किसी भी इंडस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है। और हमारे यहाँ आयरन ओर्स भी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा हमको दिलाता है उसका नाम है जेम्स एंड ज्वेलरी। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने बहुत बार कहा कि भारत अर्थव्यवस्था में हजारों साल तक नंबर 1 की इकोनॉमी थी और ऐसे स्थान के ऊपर था कि कोई दूसरा देश था ही नहीं, ऐसा समझिए आप। उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अगर परराष्ट्र जो व्यापार है उसकी बात करें तो भारत के पास बाहर के देशों से लाने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि सब कुछ भारत में बनता था। भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर था, कोई जरूरत नहीं कुछ किसी से कुछ लेने की। तो भारत अगर किसी को कुछ देता था सामान तो क्या लेता था उससे? सिर्फ सोना। भारत में इतना सोना था
कि सच्ची लोग जब बोलते थे कि भारत में सोने का धूर आ रहा है, सोने की चिड़िया है भारत, डाल डाल पे सोने की चिड़िया होती है, एक्चुअली वैसे था। इतना सोना हमारे पास था, और इसलिए तब से हमारे यहाँ बहुत अच्छे कारागिर बन गए, जो इस सोने को बहुत अच्छी अच्छी, उनका हस्तकला, उनको बेटर करना, ये सब अच्छे कारागिर तब से हमारे पास। और ये कल्चर आज की तारीख में भी है। आज की तारीख में भी पूरी दुनिया में सबसे अच्छे जो शिल्पकार है इस सोने के ऊपर, या जो कीमती हीरे है उनके ऊपर जो डागडुजी करने वाले, डागडुजी यानी उसको बेहतर बनाने वाले, तराशने वाले, ये जो शिल्पकार है वो हमारे देश में है, और उसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है कि जिसमें हम लोग ये रॉ सोना और रॉ ये जो हीरे वगैरह उसको लाते हैं, उसको तराशते हैं और फिर से उनको एक्सपोर्ट करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री दुनिया में दूसरे स्थान के ऊपर है हम इस सीमेंट इंडस्ट्री में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि इतने सारे लोग हमारे यहाँ रहते हैं। ऑटोमोबाइल में हम लोग दुनिया में नंबर 1 है। टू व्हीलर्स में सबसे ज्यादा टू व्हीलर का उत्पादन और जो सेल होता है वो हमारे यहाँ होता है। और दूसरा है कमर्शियल व्हीकल्स, सबसे ज्यादा दुनिया में कमर्शियल व्हीकल्स हमारे देश में तैयार होते हैं और बेचे जाते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज हमारे देश में। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्री मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंडस्ट्री हमारे खेती के ऊपर आधारित है। खेती, उसमें पहला जो नंबर है वो टेक्सटाइल का। दोस्तों टेक्सटाइल तो ऐसा समझे कि हजारों सालों से हम लोग इसके लिए जाने जाते हैं। टेक्सटाइल ऐसी चीज है कि पूरी दुनिया को वस्त्र हम लोग सप्लाई करते थे, तब से लेके आज तक भी। आज भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री में टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक दूसरी इंडस्ट्री जिसका नाम है जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री हमारे देश में 150 साल से, दुनिया में सबसे ज्यादा जूट तैयार करने वाला देश भारत है। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जूट, उसमें दूसरे क्रमांक पे भारत है। और क्या आपको पता है कि इस जूट की कितने एप्लीकेशन है, इसका कितना मार्केट पोटेंशियल वर्ल्ड वाइड है। सबसे पहले तो ये जूट कल्टीवेशन अगर आप देखोगे तो ये हमारे नेपियर ग्रास जैसे ही, ज्यादा पानी नहीं लगता, ज्यादा उसको खाद नहीं लगती, ज्यादा इंसेक्टिसाइड नहीं लगता, और उसके जो फाइबर्स है, बाहर के फाइबर से जूट तैयार होता है, और अंदर का जो पल्प है उससे अच्छा पेपर तैयार होता है। इस जूट के बहुत बार आपने जूट के ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं देखे होंगे, लेकिन जूट के कई सारे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। इस जूट के इतने सारे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि बहुत सारे जो आज पेट्रोकेमिकल की चीजें हैं, जो रबर, प्लास्टिक, इवन ये जो रेयन वगैरह इससे बनती है, इसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। यानी सिर्फ जो आप वो थैली देखते हैं, या धान का जो बड़ा क्या बोलते हैं उसको, पोता बोलते हैं मराठी में, तो वो देखते हैं, सिर्फ वो नहीं, ऐसी बैग्स जो देखते हैं वो नहीं, लेकिन कई सारे एप्लीकेशंस है जो आज की तारीख में तो उसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। क्योंकि आज की तारीख में सभी दुनिया इको फ्रेंडली करना चाहती है, ये पेट्रोकेमिकल्स को रिप्लेस करना चाहती है, और उसमें सबसे बेस्ट पैकेजिंग मटेरियल से लेके टेंसाइल स्ट्रेंथ से लेके कपड़े पहनने तक, ये सब कुछ जूट से हो सकता है। और इतना बड़ा पोटेंशियल आज हमारे देश में है। इसके आगे जो है वो है सिल्क। शायद सिल्क के बारे में आप नहीं जानते ज्यादा, लेकिन पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पे हम लोग ज्यादा सिल्क बनाने में। लेकिन हम लोग एकमेव ऐसी हमारा देश है कि जिसमें 4 प्रकार का सिल्क होता है। 4 ही प्रकार के सिल्क यहाँ तैयार होते हैं, बाकी किसी देश में नहीं होते। नंबर 1 पे चाइना है, लेकिन उसमें 4 प्रकार के सिल्क नहीं तैयार होते, हमारे यहाँ होते। और ये सिल्क इंडस्ट्री हजारों सालों से इतनी डेवलप्ड है कि सिल्क रूट अगर आपने नाम सुना होगा, तो एंशियंट डेज में जब व्यापार होता था, तो व्यापार होता था एक रूट से जिसको कहा जाता था सिल्क रूट, जो रूट चाइना और इंडिया से बाकी की जगह पे जाता था। और क्यों कहते थे उसको सिल्क रूट? क्योंकि उस सबसे ज्यादा निर्यात और सबसे ज्यादा व्यापार इस सिल्क का होता था। और आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे मार्केट क्या है, तो मार्केट इसका ही है। मार्केट में लोग नहीं जाना चाहते उस पॉलिएस्टर में, बाकी की चीज में। लोग आज भी इस इको फ्रेंडली ऐसे वस्त्रों को अपनाना चाहते हैं। शुगर इंडस्ट्री, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग दुनिया में दूसरे स्थान पे है सबसे ज्यादा शुगर बनाने वाले, पहले स्थान पे ब्राजील है, लेकिन सबसे ज्यादा कंज्यूम
शुगर कहाँ होती है, तो वो भारत है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में आप जानते हैं, ये हमारे उस इंडस्ट्री सेक्टर में है। और कई सारे, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो 100% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा कई सारे ऐसी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर का से उनका रॉ मटेरियल आता है और उनको हम लोग बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बेहतर कराना है तो भी फिर भी हमें एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर बेहतर होता है तब ये पूरे जो सेक्टर है इंडस्ट्री के, वो बेहतर होंगे। तीसरा जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर। अभी सर्विस सेक्टर में सब कुछ, जैसा मैंने कहा, ट्रांसपोर्टेशन, अब कौन से भी ट्रांसपोर्टेशन वो आता है, बैंकिंग आती है, आप टूरिज्म में जाते हो वो आता है, आपका पूरा हेल्थ केयर इसमें आता है। जो भी कंसल्टेंट है, जो कोई वकील है, जो भी कुछ कंसल्टेंट है, कोई गराज वगैरह, ये सब कुछ सर्विस सेंटर में आता है। जो हमारे रिटेल आउटलेट है, सब कुछ सर्विस में आता है। सर्विस इकोनॉमी को इनकम तैयार करने में 54% कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का। तो जो भी इनकम हम लोग देश का तैयार करते हैं ना, 54% आता है सर्विस सेक्टर से। यहां तक के मैक्सिमम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट, वो इसी सेक्टर में आती है। इसमें और एक सेक्टर है जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो है आईटी। आईटी भी सर्विस सेक्टर में आता है, और भारत का जो आईटी है, ये सेक्टर पूरी दुनिया में मशहूर है। ये सर्विस सेक्टर में अगर आप देखोगे तो सर्विस सेक्टर में क्या होता है, तो सर्विस सेक्टर में वो पर्सनल होते हैं ना, लोग होते हैं जो सर्विसेज देते हैं। इसका मतलब एक बात समझिए, अगर आप लोगों की बात करें, अगर आप ब्रेन की बात करोगे, अगर आप दिमाग की बात करोगे, तो उसमें पूरी दुनिया में नंबर 1 है भारतीय। आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देखो, आज की तारीख में बिजनेसेस कैसे, ओला उबर, एक भी गाड़ी है क्या उनकी खुद की? नहीं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी की कंपनी है वो, ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी। क्योंकि आज अब ये फोन पे है, जीपे है, ये सब कुछ क्या है, तो ओला उबर से लेके, फोन पे से लेके, बाकी कुछ भी हो, ये आज है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है, आईटी है, सॉफ्टवेयर है। तो इतने दुनिया की इस बड़ी कंपनी को, इस गूगल को कौन चला रहा है? तो हमारा एक इंडियन चला रहा है गूगल को। माइक्रोसॉफ्ट को कौन चला रहा है? तो हमारे भारतीय चला रहे हैं। पेप्सी कंपनी के 18 साल पूरी पूरी दुनिया के पेप्सी का जो हेड थे वो हमारे एक मैडम थे, 18 साल तक। कई सारी ऐसी कंपनियां मैं आपको बताऊं कि जहां भारतीय उसके बॉसेस है। ओके, जैसे सुंदर पिचाई है ना सीईओ, वैसे सीईओ है। नासा में जो दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस के लिए, उसमें 60% साइंटिस्ट हमारे इंडियंस हैं। इसके अलावा आप आईटी या कोई भी इस एप्लीकेशन की बात करोगे तो इंडियन बेस्ड है। ये सभी जो हमारे इंडियन का जो ब्रेन है ना, आप कहीं भी जाएंगे ना बाहर, तो आपको इंडियंस दिखाई देंगे। बेस्ट ब्रेन्स भी है। तो इस टर्शरी सेक्टर में भी मैं देखता हूं कि अगर इसको हम लोग जरा थोड़ा सा फोकस करें तो हमारे पास सब रिसोर्सेस है। इतने सालों से जो शिक्षण पद्धति, जो कल्चर है हमारे इतने सालों का, उसकी वजह से हमारे ब्रेन बेहतर हो गए। उन सभी लोगों का आभार कि जिन्होंने सब कुछ किया। तो ये तीनों सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो कितना अच्छा काम, बढ़िया काम हो सकता है। आज की तारीख में मैं आज इस वेबिनार में मैं आपको सिर्फ इनकम के बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे कि जैसे एक परिवार है वैसे हमारा देश है। इस देश की इनकम हमको कैसे बढ़ानी है। जैसे हम लोग परिवार के बारे में सोचते हैं कि अगर आपके परिवार की इनकम है 25,000 रुपए हर मंथ, तो हम लोग सोचेंगे कि कैसे इस 25,000 को हम लोग 35,000, 40,000, 50,000 करें। उसके बारे में हम लोग सोचना चाहते हैं। लेकिन जब इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की बात होती है तो ये बाकी की चीजें भी आती। तो मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा। ये है इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो हमारे यहाँ फाइनेंस के बारे में जितने इंस्टीट्यूशंस है वो 2 कैटेगरी में आते हैं, बैंक में और नॉन बैंकिंग में। बैंक में भी कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक, रीजनल बैंक, वो सब कुछ है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो अगर आप देखोगे तो उसमें इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये सब कुछ आता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल मार्केट है, जब पैसे रेज करने होते हैं, पैसे लगते हैं, तो उसके भी 2 प्रकार है। एक है मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट यानी क्या? तो जब आपको पैसे की जरूरत है,
एक दिन से लेके एक साल तक अगर आपको पैसे चाहिए तो वो आते हैं मनी मार्केट से। जैसे अगर आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो क्या करते हैं आप, आपके पास सोना होता है, आपके पास कुछ एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट, जो आप जाते हैं और इमीडिएटली आपको पैसे मिलते हैं। वैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको आप यूज करेंगे तो आपको इमीडिएटली पैसे मिलते हैं। यही वो सब इंस्ट्रूमेंट्स है, प्रोमिसरी नोट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपर्चेस एग्रीमेंट, बैंकर्स एसेट। ये सभी चीज जो है वो आपको एक दिन से लेके एक साल तक पैसे थे। लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा दिनों के लिए पैसे चाहिए तो है कैपिटल मार्केट। अगर आपको एक साल से ज्यादा, और इस कैपिटल मार्केट यानी क्या, शेयर्स, डिबेंचर्स। हाँ दोस्तों, ये भी दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी यानी ऐसे शेयर्स, डिबेंचर्स कि जो पहली बार कोई कंपनी लेके आ रही है और आप उसको ले रहे हैं। और सेकेंडरी यानी वही जो आप ट्रेडिंग करते हैं ना, इंट्राडे ट्रेडिंग या बाकी कुछ ट्रेडिंग, आपके पास ऑलरेडी शेयर्स है, कंपनी पुरानी है और आप उसको ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारी उसका भी एक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिसको समझना है कि किस तरह से बैंक होते हैं, किस तरह से बैंक चलते हैं, क्या क्या तरह के बैंक होते हैं। इसके लिए एक डिफरेंट अलग वेबिनार लेना पड़ेगा। बजट, बजट एक ऐसी चीज है जो आपको थोड़ी सी समझनी, मुझे मैं आपको समझाना चाहूंगा। बजट यानी ऐसा समझे कि आपकी 25,000 इनकम है घर की, तो इस 25,000 से कैसे हम लोग घर चलाएंगे, वो है बजट। अब ये 25,000 कहां से आते हैं? अभी अपने देश का जो बजट है, अपने देश का बजट कहां से आता है? अपने देश का बजट लगभग 34,50,000 करोड़ का है। ओके, तो वो पैसे कहां से आते हैं? तो पैसे अगर आप देखोगे तो अलग अलग टैक्सेस से उससे आते हैं, लेकिन 20%, 20% पैसे आते हैं हमारे बोरोइंग एंड लायबिलिटी से। वो गलत बात है दोस्तों। हम पैसे कहाँ डालते, कहाँ खर्च करते, वो देखेंगे तो डिफेंस, सब्सिडी, पेंशन, एजुकेशन, ये सब है, हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो ऐसा समझे कि 25,000 आपकी इनकम है महीने की, तो आप क्या करते हो? फिर आपको राशन लाना होता है, आपका अगर घर बैंक से लिया है तो उसका ईएमआई होता है, या आपका इंटरेस्ट होता है, या उसका किराया होता है, टीवी का कुछ भाड़ा हो सकता है, बच्चों का एजुकेशन है उसके लिए कुछ आने जाने का खर्चा हो सकता है, आपके पास स्कूटर होगी उसका पेट्रोल का खर्चा हो सकता है, मेड है उसका खर्चा हो सकता है। ये सब जैसे हम लोग 25,000 के बजट में करते हैं, वैसे ही हमारा पूरा देश वैसे जितनी है पैसे, जितनी जरूरत है उसमें करता है, और उसे ही हम लोग कहते हैं बजट। लेकिन आज का हमारा फोकस क्या है? आज का हमारा फोकस है कि हमारे देश की इनकम हम लोग कैसे बढ़ाएं। तो अभी देश की इनकम कहां से आती है? तो आती है इस फॉरेन ट्रेड से। कितना माल, कितना सर्विसेज तैयार कर रहे हैं, कितना लोगों को बेच रहे हो और कितना खरीद रहे हो। आइडियली अगर आपको इनकम आपका बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? तो आप ज्यादा से ज्यादा माल बेचने की कोशिश करेंगे और कम खरीदोगे, तो पैसे आपके यहाँ रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में हमारा उल्टा है, हम लोग कम पैसे का सामान बेच रहे हैं और ज्यादा पैसे का ले रहे हैं। लगभग अगर आप देखेंगे ट्रेड डेफिसिट तो हमारा कितना है, $70 बिलियन का है, यानी 5,25,000 करोड़, इतने हमारे हर साल निगेटिव माइनस में हम लोग। लगभग $528 बिलियन का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, तो 598 का हम लोगों ने इंपोर्ट किया। दोस्तों अगर एक्सपोर्ट का अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कि जिसके वजह से हम लोग ये पैसे कमाते हैं, तो हमने देखा कि जेम्स एंड ज्वेलरी, लेकिन नंबर 1 पे है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ रिफाइनरीज की बहुत बड़ी कैपेसिटी, तो हम लोग बाहर से क्रूड ऑयल मंगाते हैं और उस क्रूड ऑयल से बहुत सारे ये सभी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं और फिर से एक्सपोर्ट करते हैं। और सेम चीज हम लोग जेम्स एंड ज्वेलरी में करते हैं। अभी ये दो हमारे भारत के सबसे ज्यादा हमारी इनकम देने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले दो सेक्टर्स है। रिलायंस भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ही, रिलायंस वैसे एक कंपनी। और तीसरे स्थान पे है एग्रीकल्चर जो 10% हमारा एक्सपोर्ट करता है, और बाकी की सब चीजें। लेकिन दोस्तों अगर आप इंपोर्ट के बारे में देखो, इंपोर्ट, तो हमारे इंपोर्ट में जितना माल हम लोग बाहर से खरीदते हैं उसमें से 37%, यानी एक तिहाई से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा, 37% पैसा हम लोग सिर्फ एक क्रूड ऑयल के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं, या ऑयल एंड गैस के लिए। तो सोचिए हमारा जो अभी बिजनेस है, हाँ हमारा जो व्यापार है,
उस व्यापार में जो डिफरेंस है ना वो 10-12% है। 10-12% जितना हम लोग माल बेच रहे लोगों को और लोगों से खरीद रहे, वो जो गैप है जिसकी वजह से हमें हर साल 5,25,000 करोड़ का हमें खर्चा हो रहा है, नेगेटिव में जा रहे हैं, वो कितना है? 10 से 12%, 12-13 मैक्सिमम 14%। लेकिन जो इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं वो 37% है। तो एक बात सिर्फ सोचिए, अगर हमने ये क्रूड ऑयल, ये ऑयल एंड गैस अगर हमारे देश में तैयार किया तो पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। आप समझ रहे हैं? यानी 37 से में आप ये 10, 12, 15 कम करोगे तो भी कितने प्लस में रहेंगे हम लोग। सिर्फ एक चीज के ऊपर अगर हम लोग फोकस करें, उसको हम लोग अपने घर में बनाए, तो ये पूरी इकोनॉमी चेंज होगी। और ये घर में बनाने के लिए ये पैसे किसके पास जाने वाले? किसानों के पास जाने वाले। तो फिर से वो सब कुछ, फिर से वो कैपिटल फॉर्मेशन, फिर से वो सब कुछ वो आएगा। ये पूरा पैसा जो हम लोग किसानों को, हमारे किसानों को देंगे, वो हमारे ही देश के अर्थव्यवस्था के सर्कुलेशन में आएगा। इतना बड़ा फर्क पड़ेगा दोस्तों। एक जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, तो कई सारे देशों से बिजनेस करते हैं। नंबर 1 हमारा जो बिजनेस पार्टनर है वो है अमेरिका। लेकिन अमेरिका में हम लोग जो बिजनेस करते हैं ना, तो अमेरिका से जितना माल खरीदते हैं उससे ज्यादा उनको बेचते हैं। तो अमेरिका से हमारा बिजनेस पॉजिटिव है, हम लोग फायदे में है जब अमेरिका से बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन चाइना के बाद देखिए, चाइना से देखिए आप, हम लोग अभी पिछले 10 साल का मैंने आपके सामने रखा है। आज की तारीख में हम लोग जितना माल चाइना को बेच रहे हैं ना, उससे 4 गुना चाइना हमें बेच रहे हैं। 4 गुना। चाइना हमसे कितना कमा रहा है? 16 बिलियन का माल हम लोग उसको दे रहे हैं, वो हमको $65 बिलियन का दे रहा है। 48 बिलियन डॉलर का वो हमसे फायदा कर रहा है हर साल। 48 बिलियन डॉलर यानी कितने? यानी ऑलमोस्ट 2 लाख नहीं, 3,75,000 करोड़। 3,75,000 करोड़ चाइना सिर्फ इंडिया से कमा रहा है। और यही 3,75,000 करोड़ फिर वो बॉर्डर पे जाके डिफेंस में डालता है। मैं आपको बता सकता हूं कि डिफेंस में कितना बजट है सबका। चाइना का बजट हमारे बजट से 5 गुना है, क्योंकि हम लोग इतना पैसा कमा के दे रहे हैं ना उसको। तो भी सोल्यूशन क्या है इस वेबिनार, ये जो हम लोगों ने आज अर्थव्यवस्था देखी, देखिए इसका मकसद क्या था कि परिवार का इनकम बढ़ाना। जैसा मैंने कहा कि 25,000 के परिवार का अगर हमें 40,000 50,000 तक लेके जाना तो क्या करना है। लेकिन अब वैसे ही देश की जब बात है, तो देश का अगर इनकम बढ़ाना है, देश का अगर जीडीपी बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो इसके पास एक ही सोल्यूशन, एक ही है जो इसको बदल देगा और काम करेगा, और वो है हमारा किसान। ये एक ही आदमी है, बस इसके हाथ हमें मजबूत करने हैं। ये आदमी ऐसा है ना कि अपने देश को फिर से उस जगह लेके जा सकता है। ये निगेटिव वगैरह तो छोड़ ही दीजिए आप, इस आदमी में इतनी कैपेबिलिटी है कि जो हमारे देश को अपनी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकता है, और वो है हमारे किसान। दोस्तों, आज जिस ऑयल एंड गैस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये बाहर से, ये इंपोर्ट, ये ऐसे शिप है जो एलएनजी हमको दे रहे हैं। इससे ही एलएनजी आता है, फिर वो सीएनजी में कन्वर्ट होता है, ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन सोचिए, ये सिर्फ उस 37% की बात नहीं है। अरे हमारा पोटेंशियल क्या है? हमारा पोटेंशियल ये है कि पूरी दुनिया को ऐसे जहाज हम लोग दे सकते हैं। हम लोग ऑयल एंड गैस, और वो ऑयल एंड गैस जो पूरी दुनिया का ख्याल रखा, जो कंपलसरी है। बाकी के ऑयल एंड गैस आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो कर रहे हैं क्योंकि दूसरा चारा नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब तक हम लोग ये ऑप्शन क्रिएट नहीं करते, तब तक लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बार हम लोगों ने ऑप्शन किया तो लोग 100% इसके पास जाएंगे। और हमारा पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया को 15 से 20% तक हम लोग ऑयल एंड गैस दे सकते हैं। दोस्तों सोचिए ना, दुनिया में सऊदी अरेबिया नंबर 1 एक्सपोर्टर है ऑयल एंड गैस का। 15 से 17% वो एक्सपोर्ट करता है। और देखो, दुनिया का सबसे अमीर देश है ना, उसमें सऊदी अरेबिया है। पहले जो 10 देश है सबसे अमीर, 6वें नंबर पे है सऊदी अरेबिया। और ये सऊदी अरेबिया, इसका देश, अभी ये देख रहे हो ना, उसकी सिटी है, एक भी पेड़ नजर आ रहा है आपको? पूरा रेगिस्तान है, फिर भी दुनिया की सबसे अमीर देश है वो। सोचिए इंडिया, हमारा देश क्या कर सकता है। दूसरा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अरे आप एकदम हाईटेक खेती करो ना, एकदम हाईटेक करो, वो
हाइड्रोपोनिक, ये वो सब कुछ करो, लेकिन उस खेती, जब आप खेती करोगे तो आपको खाद तो लगेगी, वो जो पेड़ उगेंगे उसको खाना तो लगेगा ना। कहाँ देंगे, क्या करेंगे आप उसको, और उस खाने को आप बार बार वो कैंसरस, वो जो केमिकल फर्टिलाइजर वो नहीं दे सकते जो उस क्रूड ऑयल से मंगा रहे हैं आप, क्योंकि उससे कैंसर इतना फैल रहा है कि जो लोग इतना हाईटेक सब कर रहे हैं ना, उस सबसे ज्यादा कैंसर से लोग वहां मर रहे हैं। हम पूरी दुनिया को, इसमें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में पूरी दुनिया को 100% फर्टिलाइजर दे सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी आज भारत में। और इसके आगे जाके फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, यानी आप सोच नहीं सकते बाहर के देशों में वेज ज्यादा महंगा है, नॉनवेज सस्ता है, क्योंकि उनके यहाँ बनता ही नहीं ना, उनके यहाँ होता ही नहीं है, और उनके यहाँ उपलब्ध ही नहीं होता, मिलता ही नहीं। हम लोग, हमारा ये सब कुछ जैसे कि वैसे अगर आप पैक करके हम लोग प्रॉपरली बेचे, 100% ऑर्गेनिक, नो केमिकल्स, पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। और शायद आपको पता नहीं कि कितना बड़ा मार्केट, कितनी बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ ये है। और एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, मैं हमेशा बोलता हूं ना कि ये तीसरा बहुत बड़ी कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में ऑल ये सब पेट्रोकेमिकल चीज पूरे पर्यावरण को खराब किया। ये कोरोना वहां से ही आया, पेट्रोकेमिकल की वजह से कोरोना आया। जो भी इन्फेक्शियस डिसीज आ रहे हैं नए नए, ये सब इस पेट्रोकेमिकल के वजह से है। दोस्तों, ये सभी पेट्रोकेमिकल को 100% रिप्लेस करने वाले प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। आज मैंने जिसका एग्जांपल दिया आपको, जूट, आपको पता है जूट के कितने एप्लीकेशंस है। ये जूट इंडस्ट्री को भी अगर हम लोग फोकस करें, जो हमारे यहाँ 150 साल से हम लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया में, रेडी है लोग इसको खरीदने के लिए। तो सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं कि हम लोग अपना 30 लोग कि हम लोग खुद को आत्मनिर्भर करेंगे ऑयल एंड गैस में, उसकी बात नहीं है। बात है पोटेंशियल की, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या हमारे पास पोटेंशियल है। बात है कि हम अपने देश का इनकम कितना बढ़ा सकते, बहुत बढ़ा सकते, और एक ही आदमी बढ़ा सकता है। देखो, आप कुछ भी बाकी की हाईटेक की बात करो, आपको लगेगा कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी बड़ी आ रही है, कंपनी ऐसी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। आप वो सब वाले एक तरफ है और ये एक तरफ है, ये बेसिक है। आज की तारीख में भी अगर भारत को सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है, भारत की स्थिति बेटर करनी है, तो एक ही आदमी करेगा, एक ही राजा करेगा, और ये वो राजा है। दोस्तों, अगर हमें सबकी इनकम भी बढ़ानी है तो भी ये करेगा। लोग कहते हैं कि कौन सी इकोनॉमी आगे जाएगी। लोग अब पूरी दुनिया में अभी ये लोग ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं कि 2028 तक ये चाइना अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, उसको ओवरटेक करेगा और आगे निकल जाए। बाकी रशिया भी है, वो भी कुछ तो कर रहा है, ऐसा सही बात है। और ये पूरे डिस्कशन में भारत तो कहीं है ही नहीं। अब देखिए, इकोनॉमिक फोरम में ये सब जो इकोनॉमी अभी बढ़ रही है, जिस स्पीड से बढ़ रही है, जैसे बढ़ रही है, और हम लोग भी देख रहे हैं हमारे भारत में भी कौन आके धंधा करते, तो ये लोग करते हैं। तो भारत इसमें नाम नहीं, लेकिन भारत का पोटेंशियल क्या है ये हम लोग जानते हैं। दोस्तों, एमसीएल जो काम कर रही है ना, एमसीएल इसीलिए काम कर रहे हैं। आज हमारे पास ऐसा पोटेंशियल है कि हम लोग ये सोच भी नहीं सकते, ये कोई भी इकोनॉमी पास भी नहीं आ सकती हमारे, इतने आगे निकल जा सकते हैं हम लोग। ये हजारों सालों तक क्यों हम लोग नंबर 1 इकोनॉमी थे, हजारों सालों तक क्यों 30% से ज्यादा जीडीपी सिर्फ भारत का था? वो इसीलिए क्योंकि जिस प्रोडक्ट्स की आज हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट्स, वो माल भारत ने हजारों साल पूरी दुनिया को बेचा है, और वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, वही अभी पिछले 150-200 सालों में इस क्रूड ऑयल ने, इस केमिकल से सब प्रॉब्लम किया। अभी दोनों दुनिया को पता चल गया कि अभी यही काम, अगर जिंदा रहना तो यही काम करना पड़ेगा। और इसीलिए आगे वाले दिनों में भी ये जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा तैयार करके ज्यादा से ज्यादा बेचने की क्षमता अगर किसमें है तो वो भारत में, और ये काम करेगी एमसीएल। जिस